इजराइल का हाई एनर्जी लेजर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन बीम सफल परीक्षण के बाद तैयार है और इजराइल ने घोषणा कर दी है कि इस साल के अंत तक ये तैनात कर दिया जाएगा। यह दुनिया का पहला ऐसा हाई पावर लेजर इंटरसेप्शन प्लेटफॉर्म होगा जो वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आयरन बीम की तैनाती आधुनिक युद्ध की तस्वीर ही बदल देगी। यह सिस्टम महज 4 सेकंड में दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन, मोर्टार जैसे हथियारों को हवा में ही जला देगा। और इतना ही नहीं, इसकी लागत पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तुलना में हजारों गुना कम है। और यह आयरन बीम पाकिस्तान समेत उन 50 मुस्लिम देशों के लिए कितना बड़ा झटका है, इस पर भी करेंगे बात। आगे वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। अब सबसे पहले समझते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुधवार को एक औपचारिक आपसी रक्षा समझौते पर जो हस्ताक्षर किए, इस समझौते के तहत किसी एक पर कोई भी हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कदम बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और अधिक मजबूती देगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान पुराने दोस्त हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान का एटीएम भी कहा जाता है। चीन के साथ भी पाकिस्तान की मजबूत रक्षा साझेदारी और इसके बावजूद चीन ने सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते की जमकर तारीफ की। चीनी विशेषज्ञों ने इसे भारत और इजरायल को घेरने की रणनीति करार दिया। यह रक्षा समझौता ऐसे समय में हुआ जब खाड़ी के देश यानी अरब देश लंबे समय से सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह जता रहे हैं। पिछले हफ्ते कतर पर इजरायल के हमले के बाद दोनों देशों ने चिंता जताई और साथ ही उन 50 मुस्लिम देशों में भी तनाव बढ़ गया। आपको बता दें कि आतंकिस्तान की इस्लामाबाद स्थित आतंकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस महत्वपूर्ण समझौते में कहा गया कि किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। मान लो तो मानना है तो मान लो, फिर ठीक है, जो मानना है आपको मान लीजिए, लेकिन इजराइल तो रुकने वाला है नहीं और ना वो मानने वाला है। पहले भी गठजोड़ हुए हैं लेकिन कुछ काम नहीं आया। इस्लामिक आतंक के खिलाफ इजराइल ने कभी अपने कसबल ढीले होने नहीं दिए और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है ये आयरन बीम, जिसका इस्तेमाल होते ही बहुत सी एनिमे और हॉलीवुड मूवीज का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस लेजर बीम, इस लेजर सिस्टम को आपने ऐसी कई मूवीज में देखा भी होगा। आधिकारिक तौर पर इसका नाम है और एतान। ये नाम कैप्टन एतान ओस्टर की याद में रखा गया जो 2024 में लेबनान में शहीद हुए थे और उनके पिता रक्षा मंत्रालय की टीम का हिस्सा थे जिसने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया था और इसमें एक ही दिन में 3000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए थे। इस घटना ने साफ कर दिया कि केवल मिसाइल बेस्ड सिस्टम लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। तब से ही इजराइल को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो कम लागत और लंबे समय तक सुरक्षा दे सके। आयरन बीम ठीक वही समाधान होने का दावा किया जा रहा है। यह न सिर्फ इजराइल को सस्ता और कारगर सुरक्षा का एक हथियार मुहैया करा रहा है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दे रहा है कि भविष्य की जंग अब लेजर से लड़ी जाएगी। आयरन बीम, जिसे हिब्रू भाषा में ओरेतान यानी एटन्स लाइट कहा जाता है, इजराइल डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित की है और इसे पहली बार साल 2014 में सिंगापुर एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। शुरुआत से ही इसका उद्देश्य छोटे और सस्ते हथियारों जैसे ड्रोन, मोर्टार, शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को रोकना था। उनसे निपटने में पारंपरिक मिसाइल डिफेंस महंगा हो या उनसे निपटने में पारंपरिक मिसाइल डिफेंस महंगा और कम असरदार साबित होता था। उधर कतर पर इजरायली हमले के बाद अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन ने आसमान सिर पर उठा लिया था और इन संगठनों ने आपात बैठकें बुलाई और कतर के प्रति अटूट समर्थन का ऐलान किया था। और इनके कई सदस्यों ने तो एक अरब नाटो का गठन और इजराइल के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई का विचार भी प्रस्तुत किया था। और साथ ही कतर के ढुलमुल रवैये के कारण कुछ खास हो न सका। शिखर सम्मेलन समाप्त होने पर अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन के करीब 50 सदस्यों ने इजराइल की निंदा करते हुए और कतर के साथ एकजुटता की पुष्टि की और एक विस्तृत बयान जारी किया। हालांकि इस बयान में कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। विशेषज्ञों ने इसे दुनिया भर के 50 मुस्लिम देशों के इजराइल के खिलाफ नाकाम प्रयास बताया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे मध्य पूर्व के तेल संपन्न देशों की अपार धन संपत्ति वास्तविक शक्ति में तब्दील नहीं हुई।
कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने खुद को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया, लेकिन वो इजराइल और उसके सबसे बड़े समर्थक अमेरिका पर गजा युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बनाने में या कुछ और कदम उठाने में असमर्थ हैं। यहां तक कि ये देश अरब नाटो के गठन से भी पीछे हट गए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। अब आप ही बताइए कि आतंकिस्तान चाहे सऊदी को बुला ले या अपनी ही तरह किसी और इस्लामिक आतंक के आका को बुला ले, ऐसे इस्लामिक आतंकी आकाओं का इलाज भारत के पास तो है ही, लेकिन इजराइल भी अब उसकी तैयारी में है। पाकिस्तान 50 इस्लामिक देशों के साथ जाने के पीछे कारण ये कि अभी उसकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फटी थी वर्दी, वो अभी तक रफू हो नहीं पाई है। और ये फर्क सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिखाई देता। मई में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पंजाब प्रांत सहित इन्हीं इलाकों में 9 ठिकानों पर मिसाइली हमले किए, जिसमें सैकड़ों आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया था। और 4 दिन तक चली इस जंग में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन फिर भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के कई एयरबेस उड़ा दिए। मजबूरन पाकिस्तान को 10 मई को सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा और इस संघर्ष ने आतंकिस्तान को यह एहसास दिलाया कि कन्वेंशनल ताकत में भारत का मुकाबला बहुत मुश्किल है। परमाणु हथियार आखिरी हथियार है, लेकिन परमाणु जंग शुरू होते ही सब कुछ तबाह बर्बाद होगा। यदि पाकिस्तान दिल्ली पर परमाणु का इस्तेमाल करेगा तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अन्य शहर लाहौर जैसे जो इलाके हैं वो बच भी नहीं पाएंगे और यहाँ से उठी रेडिएशन पाकिस्तान को भी जलाकर राख कर देगी। हाँ, वो बात अलग है कि वो इजराइल के लिए परमाणु हथियार बनाकर बैठा है, लेकिन कभी उस पर चला पाएगा या नहीं चला पाएगा ये एक अलहदा विषय है। इसलिए पाकिस्तान को एक मजबूत दोस्त की आवश्यकता थी। दोस्त क्या है कि यूं कहें कि एक संरक्षक, एक गाइड। भारत जो उसका बाप है असल में, उसे एक नाजायज बाप की आवश्यकता महसूस हुई, तो भारत के खिलाफ बैलेंस उसने बनाए रखने के लिए सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाया। आर्थिक और मिलिट्री मदद जो उसे लगातार पहुंचाने के लिए परफेक्ट चॉइस भी रहा। बहरहाल कतर पर इजरायली हमले का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने खूब मेहनत की और इस संघर्ष से दूर दूर तक कोई संबंध न होने के बावजूद आतंकिस्तान लगातार इजरायल के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करता रहा और आतंकिस्तान के मुखिया शाहबाज शरीफ और वहां के विदेश मामलों के मंत्री इशाक डार भागे भागे कतर पहुंच गए। इजरायल के खिलाफ जमकर जहर भी उगला, लेकिन इससे कुछ हासिल हो नहीं पाया। अब आतंकिस्तान ने अरब नाटो निर्माण के प्रस्ताव का भी भरपूर समर्थन किया, लेकिन वो सपना भी साकार होने से पहले ही चूर चूर हो गया। आतंकिस्तान का फायदा इसमें यह था कि भारत के खिलाफ अरब देशों का सुरक्षा कवच इसको हासिल हो जाता। भारत जब भी इसकी पिटाई करता तो ये चिल्ला के यही कहता, देखो अब इस संगठन पर यह हमला है, आओ मुझे बचाओ, हाय तौबा हाय दैया, जो भी ये होता। हालांकि उसकी ये हसरत धरी की धरी रह गई। अब अरब नाटो का निर्माण न होना भारत की बहुत बड़ी जीत है। अगर इस सैन्य गठबंधन का निर्माण हुआ होता तो पाकिस्तान इसका सदस्य जरूर बनता और निश्चित तौर पर भारत की मुश्किलें बढ़ती, लेकिन भारत की मुश्किलों को बढ़ाने वाला अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं। भारत के अरब देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध भी हैं और ये अरब देश भी जानते हैं कि भारत के खिलाफ सिर उठाना बहुत महंगा पड़ेगा। भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी और दुश्मन आतंकिस्तान पर हमला कर इन देशों का गुस्सा उठाने की स्थिति में बिल्कुल भी आने की स्थिति में नहीं है और इससे बचने की कोशिश लगातार हुई और आतंकिस्तान को भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाने का भरपूर मौका भी मिलता है और अरब देश भी मजबूरन पाकिस्तान की मदद करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उधर अगर अरब नाटो इजराइल के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता तब भी भारत के सामने मुश्किलें आती, क्योंकि इजराइल और अरब देशों के दोनों के भारत के साथ मजबूत संबंध होने की भी बातें हैं ही। तो ये तो आतंकिस्तान की स्थिति है, वो पहले से ही तबाह बर्बाद है। महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पॉलिटिकल जो लड़ाई झगड़े, रस्सा कशी नुरा कुश्ती एक दूसरे के खिलाफ और फिर BLA और ये सब तमाम जो आंतरिक मोर्चों पर पाकिस्तान लड़ रहा है, परेशान है, जूझ रहा, आतंकिस्तान बना पड़ा है। अब ऐसे में इस्लामिक देशों का जो झुंड बन रहा था वो झुंड अब बन नहीं पाएगा, क्योंकि स्थिति ये है कि आतंकिस्तान अब अपने सिर पर जो एक रहनुमा, एक साया तलाश रहा था, वो साया भी इसके सिर से अब उठता नजर आ रहा है और लगातार भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर ये एक और बड़ी जीत है। कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।